हेलो हेलो दोस्तों, तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं कि जासा मुझ पर हावी हो गई और मैं उसकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, सुहानी ने अचानक अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई चीज़ मेरी ओर तान दी। बिना अपनी किताब से नजरें उठाए मैं तुरंत रुक गया। मेरी नज़र उस चीज़ पर टिक गई जिसे वो पकड़े हुई थी। मैं सच में थोड़ा हैरान रह गया। ये क्या सच में? वो एक क्लॉ हैमर था। साधारण हार्डवेयर स्टोर वाला नहीं, बल्कि एक दमदार मजबूत स्टील वाला हथौड़ा, आरामदायक ग्रिप के साथ। ये तुम्हें कहाँ मिला? मैंने पूछा, उसके हथियार की पसंद से सच में प्रभावित होते हुए। क्या चाहते हो अब्राहम लिंकन? सुहानी ने पूरी शांति से कहा, अभी भी किताब से नजरें न हटाते हुए। अब्राहम लिंकन? मेरे चेहरे पर अनचाहा सा भाव आ गया। तुम अब्राहम लिंकन हाई स्कूल से नहीं हो? उसने पहली बार किताब से नजरें उठाकर मुझे हल्की सी मजाकिया नजर से देखा। हाँ, मैंने सिर हिलाया। मुझे याद आया कि मैंने लाइब्रेरी में लेक्सिंगटन चार्टर वालों को यही बताया था, लेकिन वो मेरा नाम नहीं है। मैं आर्या। मैं तुम्हें जो चाहूं वो बुलाऊंगी। उसने बिना भाव बदले मुझे काट दिया। परेशानी है अब्राहम लिंकन? उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरती दिखी। जो मन है बुला लो, लेकिन तुम्हें हमारे साथ ठीक से बात करनी पड़ेगी, वरना एक दिन तुम संक्रमितों के बीच फंसकर मारे जाओगे और हमें तब पता चलेगा जब तुम्हारी हड्डियां सड़क पर बिखरी मिलेंगी। सुहानी की उंगलियां पन्ने पर थमी। किताब हल्की सी हवा में कांपी। फिर उसने एक झटके से किताब बंद की और कार के हुड पर हाथ रखकर मेरी ओर मुड़ी। तुम ढूंढ क्या रहे हो? उसने पूछा। क्या? मैं चौंक गया। मैंने पूछा, तुम ढूंढ क्या रहे हो अब्राहम लिंकन? उसके लहजे में थोड़ी तन्य भरी मिठास थी। ये सवाल मैं उससे बिल्कुल नहीं उम्मीद कर रहा था। मैं नीचे फटी हुई सड़क को देखने लगा, जवाब ढूंढते हुए। मैं बस जीने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहा। सच था, लेकिन अधूरा। असल में मैं इस बर्बाद दुनिया में कोई मायने ढूंढ रहा था। सुहानी के चेहरे पर हल्की सी निराशा उभरी। कितना बोरिंग, उसने कहा और नजर फेर ली। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, नंदिनी मेरे पास आ खड़ी हुई। क्या हुआ आर्यन? इसने मुझे बोरिंग कहा, मैंने बुदबुदाया। नंदिनी हंस पड़ी, जिससे मैं और चिढ़ गया। अरे आर्यन, नंदिनी खिलखिलाई। फिर अचानक वो मेरे पास झुकी और मेरे कान के पास हल्के से काट लिया। हाँ, मैं उछल पड़ा। मेरा हाथ कान पर चला गया। वो जगह अभी भी गर्म थी, दर्द से नहीं, किसी और वजह से। कुछ ऐसा जिससे मेरा दिल बेतहाशा धड़कने लगा। नंदिनी लाल चेहरे के साथ खड़ी थी, शर्मीली थी, खुशी से भरी हुई भी। अगर इससे तुम्हारा मन हल्का होता है, उसने धीमे नरम लहजे में कहा, तो याद रखना तुम मेरे लिए बिल्कुल भी बोरिंग नहीं हो आर्यन ग्रे। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो घूमकर आराध्या और प्रिया के पास चली गई, जो गाड़ी में सामान सेट कर रही थी। मैं जड़ भाकर खड़ा रह गया। क्या किसी ने देखा? मैंने इधर उधर देखा। रिया और नेहा ने जरूर देखा था, क्योंकि जैसे ही मेरी नजर उनसे मिली, उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। लेकिन ये अभी क्या हुआ? ये फ्लर्ट था? मजाक? कुछ और? मेरी समझ से बाहर। मैंने खुद को झटका और तभी एक संक्रमित डगमगाता हुआ सुहानी की तरफ बढ़ने लगा, जो अब भी कार पर बैठी किताब पढ़ रही थी। मैंने एक पल सोचा कि उसे खुद निपटने दूं, लेकिन नहीं, हम में से कोई भी किसी को खो नहीं सकता था। मैं आगे बढ़ा, अपनी नई हथियार, काले हैंडल वाली टैक्टिकल एक्स को पकड़ते हुए। हथियार मेरी पकड़ में जैसे बना ही मेरे लिए था। संक्रमित गर्जा एक भयानक टूटी हुई आवाज के साथ। मैंने बिना एक पल घमाए वार किया। कुल्हाड़ी की धार ने उसकी गर्दन को साफ काट दिया, मेरे पुराने किचन नाइफ से कहीं ज्यादा आसानी से। सिर जमीन पर लुढ़क गया। बदन कुछ सेकंड डगमगाया और फिर गिर पड़ा। मैंने कपड़ा निकालकर कुल्हाड़ी साफ की। आसमान गहरा नारंगी हो रहा था, मतलब रात नजदीक ही। हमें सोने की जगह चाहिए, मैंने कहा। कहा? विवेक ने पूछा। एक घर, नंदिनी ने कहा, कार का ट्रंक बंद करते हुए। कोई ना कोई घर खाली ही होगा। अंदर संक्रमित भी हो सकते हैं, नेहा ने कहा। तो तैयार रहेंगे, सैंडी ने कहा। बहस में वक्त पर बात नहीं करेंगे। मैं बाइक पर बैठ गया, बाकी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में। कुछ देर बाद हम एक बड़े खाली दिखने वाले घर के सामने रुके। साइडिंग वाला बड़ा गैराज, चौड़ी खिड़कियां, बाहरी दुनिया के टूटे सपनों के बीच बचा हुआ एक परफेक्ट ठिकाना। ये वाला, नंदिनी बोली। सब समा जाएंगे, कारें भी छिप जाएंगी। कोई आपत्ति नहीं, विवेक ने कहा। मैं और नहीं ढूंढ सकता, रिया थकी आवाज में बोली। ये ठीक है, अब बस अंदर कोई ना हो। और बस अब असली काम शुरू होना था।
ये देखना कि घर वास्तव में खाली है या नहीं। अंधेरा लगभग पूरी तरह छा चुका था जब हम उस 2 मंजिला कॉलोनियल घर के पास पहुंचे। मैंने अपनी हाथ वाली कुल्हाड़ी को और कसकर पकड़ लिया। विवेक मेरे बगल में चल रहा था, उसकी अपनी कुल्हाड़ी उसके हाथ में थी। हमारे पीछे बाकी सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन में थे। मुख्य दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, अंदर से लॉक लगा था, न चेन। पहली नज़र में राहत देने वाला संकेत, लेकिन हम अब पहली नज़र पर कभी भरोसा नहीं करते थे। मैंने धीरे धीरे उसे धक्का देकर खोला, अंदर किसी भी हलचल की आवाज़ सुनने की कोशिश करते हुए। अंदर का हिस्सा धीरे धीरे दिखाई देने लगा जब हमारी आंखें अंधेरे में अभ्यस्त हुई। मैंने टॉर्च उठाई, उसकी रोशनी ने एक लिविंग रूम को उजागर किया जो अपनी ही कहानी कह रहा था। फर्नीचर मौजूद था, गहरे लाल रंग का लेदर सोफा, उससे मैच करती हुई आर्म चेयरें और एक एंटरटेनमेंट सेंटर जिसमें फ्लैट स्क्रीन टीवी था, लेकिन निजी चीज़ें गायब थी। न मेंटल पीस पर परिवार की कोई तस्वीर, न शेल्फ पर किताबें, न सजावट की छोटी छोटी चीज़ें। जैसे घर घर न रह गया हो, सिर्फ एक खाचा हो। लगता है ये लोग जल्दी में सब समेट कर निकल गए, नेहा ने कहा। वह किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी, चारों ओर नथे दौड़ाती हुई। हमारी नई दुनिया में घर 2 तरह के होते थे, एक जहां परिवार सुरक्षित निकल गया था, दूसरा जहां वे नहीं निकल पाए थे। यहां खून नहीं था, सड़न की मीठी सी घुटन भरी बदबू नहीं थी। किचन के कैबिनेट खुले थे, जैसे किसी ने जरूरी सामान उठाया और भाग गया हो। ये सारे संकेत अच्छे थे। हमें पूरा घर चेक करना चाहिए, पक्का करना चाहिए, मैंने कहा। मैं ऊपर जाता हूं, तुम लोग नीचे, हर कमरा, हर कोना चेक करो। प्रिया बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ी। मैं भी चलती हूं। उसकी आवाज में बदलाव साफ महसूस हुआ। पहले जैसी संदेह या ग्लानि की झलक नहीं थी। संक्रमित होने के बाद जो बोझ उसने महसूस किया था, वो सब जैसे गायब हो चुका था। उसने खुद एक संक्रमित को मार गिराया था, अकेले, और वो उसके अंदर नई दृढ़ता में बदल गया था, और ये उसके लिए अच्छा था। मैंने सिर हिलाया, उसकी कंपनी के लिए आभारी महसूस करते हुए। सीढ़ियां हमारे वजन से कर कर करती रहीं। मेरे बेहतर हुई सुनने की क्षमता, जो मेरी नई शक्तियों में से एक थी, सिर्फ हमारी सांसों और नीचे दोस्तों की धीमी आवाजें पकड़ पा रही थी। कोई और आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। ऊपर की लंबी गैलरी के दोनों तरफ कमरे थे, जैसे चुपचाप पहरा दे रहे हो। हम दोनों एक एक कमरे को साफ करते गए। 2 छोटे बेडरूम, शायद बच्चों के। हीरो वाले वॉलपेपर और छत पर चमकने वाले सितारे अभी भी लगे थे। एक बाथरूम, तौलिए साफ सुथरे तरीके से टंगे हुए, और आखिर में मास्टर बेडरूम। मैंने अटैच्ड बाथरूम का नल खोला, पानी बह रहा था, थोड़ा ठंडा, मतलब बिजली और पानी अभी कटे नहीं थे। हमारी दुनिया में ये छोटी खुशियां अब बड़ी लगती थीं। मैंने आखिर का कमरा खोला। मास्टर बेडरूम बड़ा था, एक किंग साइज बेड के साथ, और वो मोटा नरम कंफर्टर हफ्तों सालों तक फर्श पर सोने के बाद या किसी जन्नत जैसा लग रहा था। मैं खुद को रोक ना पाया और बेड के किनारे बैठ गया। गद्दा मेरे बदन को अपने भीतर समा रहा था। हे भगवान, ये कितना आरामदायक है, मैंने आंखें बंद करके कहा। ये लोग काफी अच्छे हालात में रहे होंगे। प्रिया भी मेरे पास बैठ गई, लेकिन थोड़ी सहबता और झेझक के साथ। गद्दा उसके बैठने पर भी मुश्किल से हिला। हाँ, शायद, उसने धीरे से कहा। उसके लहजे में ऐसा कुछ था जैसे ये आराम उसके लिए नया नहीं था। मैंने एक आंख खोली। तुम ऐसे बोल रही हो जैसे इससे भी बेहतर बेड पर सो चुकी हो। उसके गाल लाल पड़ गए। ओ, कभी कभी पहले। काफी अमीर परिवार से होने की बात अब लगभग पक्की थी। मैंने विषय बदल दिया। यहां ऊपर 4 कमरे हैं, सबको आज असली नींद मिल जाएगी। हम यहां रह भी सकते हैं, प्रिया ने हंसते हुए कहा। असली में सोचना चाहिए, मैंने कहा। जब तक सामान खत्म न हो, यह जगह सुरक्षित है, मजबूत है और आरामदायक भी। न्यूयॉर्क छोड़ना हमारे सफर का सबसे मुश्किल फैसला था। भीड़, अंधेरी जगह, संक्रमित हर जगह। लेकिन इस छोटे कस्बे में पहली बार ऐसा लग रहा था कि हम सांस ले सकते हैं। प्रिया की हल्की हंसी ने माहौल मुलायम कर दिया। सोचो, हम सब यहां एक बड़ी गड़बड़ परिवार की तरह। उसने मजाक किया। सब रहेंगे भी कि नहीं, मैंने सोचा। विवेक और सिंडी रहने वाले थे, नेहा और रिया कहा जाती, करण भी,
सुहानी थोड़ी अजीब थी लेकिन खुदकुशी नहीं करती। सबसे अनिश्चित बस मिस ईवी थी। मुझे नहीं लगता कोई जाएगा, प्रिया ने कहा। हाँ, बस सुहानी अपना अलग कमरा मांग सकती है, मैंने हंसते हुए कहा। वो शेयरिंग वाली टाइप नहीं है। प्रिया हंस पड़ी। भगवान न करे। फिर कुछ पल शांति रही, लेकिन बोझिल नहीं। हमारे बीच जो ऑकवर्डनेस थी, बीमारी, क्योर, वो सब जैसे हल्की हो गई थी। लेकिन एक बात बतानी जरूरी थी। प्रिया, मैंने गंभीर होकर कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बहुत जरूरी। वो तंग गई। वो जानती थी ये किस बारे में है। जिस रात मैंने उसकी जान बचाई थी, सबसे निजी तरीके से, वो पल जिसकी चर्चा करते हुए भी हम दोनों को अजीब लगता था। क्या है? उसने धीरे से पूछा। मैंने गहरी सांस ली। मेरे पास कोई दवा नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। क्योर मैं हूं। उसकी आंखें बड़ी हो गई, लेकिन हैरानी कम, जैसे फिर वो पहले से जानती हो। हाँ, उसने फुसफुसाया। मुझे पता था कुछ तो बदला था मेरे अंदर। उसने बताया कैसे उसे महसूस हुआ था कि उसके शरीर में कुछ ठीक हो रहा है, कैसे उसने एक अंदाज लगाया कि क्योर का स्रोत मैं ही था। मैंने सिर हिलाया। लेकिन यह पूरा सच नहीं है, मैंने कहा। उसका चेहरा तनाव से भर गया। मतलब? नास के लिए मुझे तुम्हारे अंदर एक दूसरा वायरस डालना पड़ा जो इन्फेक्शन को मार देता है, लेकिन वो वायरस अब तुम्हारे अंदर है। क्या? उसकी आवाज टूट गई। वो तुम्हें मॉन्स्टर नहीं बनाएगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स हैं। सिरदर्द, कंफ्यूजन और अदर कंट्रोल ना हो तो दिमाग को नुकसान। मतलब मैं मर सकती हूं? मेरी गर्दन झुक गई। अगर वायरस स्टेबलाइज ना हो सका तो हाँ। और स्टेबलाइजेशन कैसे होगी? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जैसे क्यूर हुआ था वैसा ही। और एक बार नहीं, कई बार। उसके गाल फिर गर्म हो गए। कई बार? मैंने सिर हिलाया। हाँ, यही तरीका है। वह कुछ देर चुप रही, सोचती हुई। मेरे सिर में दर्द होता है, उसने धीरे से स्वीकार किया। और कुछ अजीब महसूस होता है। हम दोनों जानते थे ये स्ट्रेस नहीं था। ये तुम्हारा फैसला होगा, मैंने कहा। मैं मजबूर नहीं करूंगा, जो चाहो वही होगा। उसी वक्त कदमों की आवाज गैलरी में गूंजी। अरे, तुम दोनों ऊपर ही रहने का प्लान बना रहे हो क्या? नंदिनी दरवाजे पर खड़ी थी। मत बताना कि तुम सच में यही सोने वाले हो, उसने अंदर आते हुए कहा, कमरा देखते हुए। नहीं, मैंने तुरंत कहा, इतनी जल्दी कि वही मेरे पकड़े जाने की निशानी बन गई। नंदिनी ने एक भौं ऊपर उठा ली, चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ। ठीक है, उसने लंबा बोलते हुए कहा। नीचे सब क्लियर है, घर सुरक्षित है। प्रिया तब भी शर्म से लाल थी। मैं भी उतना ही बिखरा हुआ। और नंदिनी सब समझ गई थी।